उत्तर से दक्षिण तक इस बार शक्ति और सनातन ही एजेंडा होगा। तमिलनाडु का चुनाव भी इस बार धर्म पर होगा। तमिलनाडु में चुनाव का एजेंडा मोदी ने सेट कर दिया। मुकाबला सनातन को खत्म करने वालों और सनातन को बचाने वालों के बीच होगा। कांग्रेस के युवराज ने क्या कहा है? हिंदू धर्म में जो शक्ति है वो उस शक्ति का विनाश करेंगे। यही मानसिकता डीएमके की भी है। ये लोग एक सनातन के विनाश की बात करते हैं, राम मंदिर का बहिष्कार करते हैं। नॉर्थ टू साउथ पीएम मोदी के लिए दीवानगी सर चढ़कर बोल रही है। साउथ में मोदी का प्राइम फोकस तमिलनाडु है। लगातार कई दौरों से मोदी ने तमिलनाडु का माहौल बदल दिया है। चेन्नई टू वेल्लोर मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब हैं। तमिलनाडु में मुकाबला त्रिकोणीय है। एक तरफ 8 पार्टियों वाला इंडी गठबंधन है जिसकी अगुवाई डीएमके कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एआईएडीएमके के साथ 4 पार्टियां शामिल हैं। इस बार बीजेपी 9 छोटी पार्टियों के साथ मिलकर तमिलनाडु में इतिहास रचने को बेकरार है। सीएए संदेश खाली। बंगाल के चुनाव का एजेंडा सेट हो चुका है। बंगाल में पहली बार बीजेपी फ्रंट फुट पर है और ममता बैक फुट पर। बंगाल में मोर्चा अमित शाह ने संभाला है। 42 सीटों की लड़ाई में मुद्दा तुष्टीकरण का है और बीजेपी के पास सीएए वाला वार है। घुसपैठियों को लाल जाजम बिठाकर स्वागत करती हो, रोहिंग्या का स्वागत करती हो, और दूसरी ओर जो हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको गुमराह कर रही हो। जितने भी हिंदू बौद्ध सिख शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता देंगे। बंगाल में चुनाव का सेंटर पॉइंट संदेश खाली है। इसी मुद्दे पर मोदी और शाह बंगाल की हवा बदल रहे हैं। संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। कोलकाता हाई कोर्ट ने आज संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। अब ममता सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगा पाएंगी। शरद पवार का एनडीए के साथ आना 50% डन हो गया, लेकिन ऐन मौके पर उनका मूड क्यों बदला, इसका खुलासा अब हुआ। 24 के चुनाव से पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने बड़ा दावा कर दिया है। अजीत पवार के एनडीए ज्वाइन करने के बाद शरद पवार ने भी एनडीए में आने का 50% मूड बना लिया था, लेकिन ऐन मौके पर वो पीछे हट गए। हमारी उनकी बातचीत जारी थी और वो भी कहीं न कहीं 50% तो कम से कम तैयार हो ही चुके थे। तो ये बातों को लेकर आपको और हमको ये बात समझना चाहिए कि अब ये केवल जो भी चल रहा है ये अवसरवादिता है। अजीत पवार गुट को इंडी की हकीकत पटना की मीटिंग में ही लग चुकी थी, जिसके बाद एनसीपी टूटी। इंडी अलायंस की पहली मीटिंग पटना में जब हुई थी, मैं गया था पवार साहब के साथ, और मैं इतना ही कहूंगा कि मिलते हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी होती है, लोग देखते हैं कि अरे इतने लोग एक स्टेज पे खड़े, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रफुल्ल पटेल के मुताबिक इंडी अलायंस के सामने चुनौती आज भी वही है। उनका मोटो है मोदी हटाओ, लेकिन मोदी के सामने कौन होगा इसका फैसला नहीं कर पाए हैं। पवार फैमिली के बाद अब ठाकरे फैमिली का एक धड़ा भी एनडीए के साथ खड़ा है। राज ठाकरे बिना शर्त मोदी का समर्थन करने का ऐलान कर चुके हैं। 23 के नतीजे और 24 की हवा ने एमपी कांग्रेस में भगदड़ मचा दी है। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में बीजेपी दफ्तर पहले कौन पहुंचेगा रेस लग गई। मोदी के मोहन ने एमपी कांग्रेस में भगदड़ मचा दी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का नया रिकॉर्ड बन रहा है। आज उज्जैन में सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में कई कांग्रेस नेताओं ने केसरिया गमछा ओढ़ लिया। हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आकर के कई लोगों को, मित्रों को भाजपा की सदस्यता ज्वाइन करा रहे हैं। प्रचंड बहुमत से 29 ही लोकसभा सीट जीतेंगे और अब की बार 400 पार। मोहन यादव एमपी की 29 में से 29 सीटें जीतने का दावा यूं ही नहीं कर रहे। एमपी में बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई है। एमपी बीजेपी का सोशल मीडिया हैंडल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की तस्वीरों से भरा पड़ा है। दावा है कि पिछले 3 महीने में 2,58,000 से ज्यादा नेता, कार्यकर्ता और समाज सेवियों ने बीजेपी ज्वाइन की। इनमें से एक दिन में 1,26,000 न्यू ज्वाइनिंग का रिकॉर्ड भी है। बीजेपी के मुताबिक 90% से ज्यादा कांग्रेसियों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। एमपी की 28 सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। अकेले छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस के पास है, लेकिन छिंदवाड़ा से कमलनाथ के कई करीबियों ने भी चुनाव से ऐन पहले बीजेपी का दामन थाम लिया है।